भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों हुई? सुप्रीम कोर्ट के काम क्या है और सुप्रीम कोर्ट वास्तव में है क्या? तो हम देखते हैं कि 1773 में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटिश इंडिया था, तो उस समय भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत लाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नौकरशाह थे और जो नौकरशाही थी उनकी, जो उनका शासन था, तो उसके जो अधिकारी होते थे वो लोगों से पैसा लेकर करके न्याय सुनाते थे। तो बोले इस पर रोक लगाना है, इसलिए वो रेगुलेटिंग एक्ट को भारत में लाया गया। और सरकार की जो नीतियां थी उस पर भी अंकुश लगाया जा सके, ताकि जनता और उसके बीच में सामंजस्य बने। और सरकार के जो अधिकारी थे, जो मनमानी तरीके से अपने निजी हितों का ध्यान रखते थे, उन पर, उन सरकार में जो लोग बैठे हैं उन पर नियंत्रण रखना और केंद्रीय शासन को भी नियंत्रण में लाने के लिए इसके माध्यम से कोर्ट की व्यवस्था की गई 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। लेकिन हम देखते हैं ये लंबे समय तक चला आया और 1935 का जब भारत में अधिनियम आया तो वो चलता रहा, उसको विस्तृत रूप दिया गया और 1 अक्टूबर 1937 से लेकर के 1950 तक संघीय व्यवस्था ने भारत में, मैं कोर्ट कचहरी की बात कर रहा हूं, भारत में सुप्रीम कोर्ट की संघीय व्यवस्था ने काम किया। और भारत में इन सब संघीय व्यवस्था और रेगुलेटिंग एक्ट के 1935 के अधिनियम को मिला जुला करके 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? भारत के राज्यों के झगड़े, केंद्र शासन, राज्य शासन, इन सब पर नियंत्रण प्लस जनता के साथ उनका तालमेल बिठाना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट के को जो अधिकार दिए गए हैं उसमें आर्टिकल 131 केंद्रीय सरकार और संविधान के मध्य में संबंध के विशेष में है। आर्टिकल 132 दंडिक निर्णय कि उसका क्या करना है, और आर्टिकल 134 ये स्वप्रेरणा किसके लिए? भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि वो इतना स्वतंत्र है इस देश के लिए कि वो चाहे तो किसी भी सरकार को नेस्तनाबूद कर दे, चाहे मोदी हो या और भी कोई। लेकिन क्या वो इस लायक है? क्या वो भारत के संविधान के प्रति और भारत की जनता के प्रति जवाबदेह है? आर्टिकल 145(3) ये कहता है, क्योंकि जब संविधान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उस वक्त जजों की संख्या 8 थी। उस वक्त जजों की संख्या मात्र 8 थी। 1956 में 10 हुई और उसके बाद से आज अगर हम देखते हैं तो 34 जजेस सुप्रीम कोर्ट की बेंच में है। अब सवाल इस बात का उठता है कि 134 ये सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे इस देश की सरकार हो या और भी कोई हो, उस पर नियंत्रण कर सकता है। आर्टिकल 145(3) के लिए दिया गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध निर्णय नहीं लिया जा सकता तो 5 जजों की, क्योंकि उस समय में जो जनसंख्या थी वो मात्र 8 थी, इसलिए 5 जजों की बात भारत के संविधान में लिखी गई है आर्टिकल 145(3) में। आज हमारे पास 34 जज हैं।
क्या उनमें से 25 या 30 जजों की बैच लगवा करके कालाधन जैसे मुद्दे को फाइनल नहीं किया जा सकता? क्या उसको फाइनल नहीं किया जा सकता? लेकिन नहीं किया जाएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि किसी भी केंद्र सरकार को वो फटकार लगा सकता है कि इस देश में बेरोजगारी अगर है तो इस कदर या उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए। यदि किसानों की बड़ी समस्या है तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज ये सामने आकर कहते हैं कि संविधान खतरे में है। भारत की पॉलिटिक्स कहती है कि हिंदू खतरे में है। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को उनके अधिकार क्षेत्र की याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि वो शायद भारत के संविधान को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि वो इन चीजों के तरफ क्या वास्तव में जवाबदेह है, क्या गंभीर है भारत के संविधान के लिए। मैं इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। क्या वो जवाबदेह है? आंसर है कतई नहीं। यदि वो जवाबदेह होते तो उनको अपने इन आर्टिकल के तहत, और इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, 131, 132, 134 और 145। यदि वो इस बात का बखान करने के लिए मीडिया के सामने आ सकते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, लेकिन वो इस बात को कहने के लिए नहीं कह सकते कि 30 जजों की एक बैच को खड़ी करके कालाधन जैसे मुद्दे को निपटाया जाए। इसका तात्पर्य क्या है? संविधान खतरे में है। आज भारत की राजनीति में भारत के राजनेता लोग कहते हैं, इस देश के धार्मिक लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से ब्राह्मण जज, इक्का दुक्का अपवाद है, पूरी तरह से ब्राह्मण जज है। भारत की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण जज सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं, संविधान खतरे में। ये संविधान खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आवाज आना इस देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वो सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं। जिस प्रकार भारत की राजनीति में कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है तो वोट बैंक को उनके साथ जुड़ना चाहिए, इसी प्रकार भारत का सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है संविधान खतरे में है, तो भारत की जनता ने उनको अच्छा और न्यायोचित समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए अच्छा? क्यों अच्छा समझना चाहिए? क्योंकि जनता यदि सिंपैथी या अपनी सहानुभूति इस देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ करेगी तो उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। और भारत की राजनीति में अपना वोट बैंक बनाने के लिए यह बोला जाता है बड़े तरीके से कि हिंदू खतरे में। भारत का संविधान इस बात के लिए नहीं है, वो सीधा सीधा कहता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, आप धर्म का प्रचार करो, लेकिन क्या आपने राजनीति में रह करके उस हिंदू खतरे में है करके उसको ध्यान दिया है? क्या आपने इस देश के बेरोजगार, इस देश के मजदूर, इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के जवान, इनके तरफ आपका ध्यान है? क्या इस देश की महिलाओं की तरफ ध्यान है? चलो राजनीति वाले हैं, राजनीति अपना राजनीति करते बैठे, लेकिन क्या इसके लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह नहीं है? क्या उनको 145(3) आर्टिकल को पढ़ करके 30 जजों की बैच बना करके इस बात का फैसला नहीं करना चाहिए? आवाज नहीं करनी चाहिए? वो आवाज इसलिए नहीं करना चाहता है भारत का सुप्रीम कोर्ट क्योंकि उनको भी इस देश में हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है। और जो लोग जाति से ब्राह्मण हैं वो किस आधार पर इस देश के संविधान को पढ़ करके इस देश का भला सोच सकते हैं? क्यों सोचेंगे भला? क्योंकि ऊंची जाति के इस देश की राजनीतिक पावर, पॉलिटिकल पावर पूरी तरह से हिंदू।
इस देश के तमाम वो लाखों संगठन, आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो, ये सारे के सारे हिंदू संगठन है। देश में दंगे फसाद करने के लिए तैयार है और भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान खतरे में है। यानी पूरे के पूरे मिला करके इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश के हाई कोर्ट, इस देश के धार्मिक संगठन और इस देश के तमाम वो सारे के सारे मिलकर के इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और सारे के सारे मिलकर के इस बात का बखान करना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। कोई कहता है संविधान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में। इसका तात्पर्य ये है कि वो हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज हो या फिर इस देश के वो पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, ये सब के सब चाहते हैं कि भारत में भारत की जनता की समस्याओं को उठाना नहीं चाहिए। साधु संत इस देश के वो भी उसी के लिए कार्य कर रहे हैं और भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इसी के लिए काम कर रहा है कि भारत को वास्तव में एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया जाना चाहिए। और इसलिए भारत का सुप्रीम कोर्ट काला धन हो या ऐसे, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि धार्मिक मुद्दों पर बोलो, तो उनको इस देश का संविधान भी बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट भी यदि ये कहे तो क्या उसको शर्म नहीं आनी चाहिए कि 30 जज या पूरे के पूरे 34 जज लगा करके एक साथ, ठीक है एक जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई है, लेकिन क्या पूरे के पूरे 34 जजों की एक साथ हत्या कर दी जाएगी? सोचने लायक सवाल तो है। 8-9 जज आकर के मीडिया के सामने बोल सकते हैं, लेकिन बाकी के 30-34 जज क्या सोच करके चुपचाप है? उनमें से तकरीबन 25 जज तो होंगे, लेकिन वो 25 जज ब्राह्मण या उच्च वर्ण के या उच्च जातियों के होने के वजह से वो कभी ये फैसला नहीं दे सकते, क्योंकि उनको हर हालत में लगता है कि ये जो देश है, पॉलिटिकल सत्ता यदि हिंदू राष्ट्र का बखान करती है तो हम उच्च वर्णीय है, हमारे पास में इस देश की न्याय व्यवस्था है, तो हमको भी सरकार की मदद करनी चाहिए। क्योंकि चोर चोर मौसेरा भाई, इधर राजनीति भी बोल रही है, इधर धार्मिक संगठन भी, और ये हाल हमारे देश का है। तो ये जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट के है 131, यानी केंद्रीय सरकार और संविधान के मध्य में संबंध। 132 ये, मैं पूरे के पूरे 132 में नहीं जा रहा हूं, लेकिन 132 ये दांडिक निर्णय, उसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ढंग से पढ़ना चाहिए। 134 ये स्वप्रेरणा देता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जिस जगह में भी हाथ डाल दे। और 145.3 यदि इस देश के सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होने के बावजूद भी यदि वो किसी प्रकार से सवाल नहीं कर सकते कि इस देश में बेरोजगारी कितनी है, इस देश में किसानों की हालत ऐसी क्यों है, तो इसका मतलब ये है कि वो जनता को जिस प्रकार हिंदू खतरे में है का नारा लगाया जाता है, उसी प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट ने नारा दिया है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट यानी न्याय व्यवस्था से लेकर के मीडिया ये सारे के सारे मिलकर के इस देश को गुमराह कर रहे हैं और इस देश की जनता को भड़का रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कौन है? वो इंसान है। समस्या तो गंभीर है और इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज जो ऊंची जाति के होने के वजह से उनको लगता है कि इस देश में केवल ब्राह्मण बनियो और ठाकुरों का ही राज रहना चाहिए, और इसलिए वो 30 जजों की या 25 जजों की बैठक नहीं बैठवा करके वो संविधान खतरे में है का रोना रोते हैं, ताकि भारत की जनता उन्हें बड़ा अच्छा समझे। सच तो यह है कि उनको भी जूते मारना चाहिए, लेकिन मारेगा कौन? इस देश की जो जनता है वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है।
और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो ब्राह्मण जज है वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनके बच्चे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, और इस देश के वो गरीब लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो 2 वक्त की रोटी उनको खाने को नसीब नहीं होती, उनका क्या। इसलिए बड़े शौक से कहते हैं कि संविधान खतरे में है, और इस देश का पॉलिटिकल पावर उस दिशा में लेके जाता है। क्यों? वजह है इस देश के मीडिया में ब्राह्मणों, ठाकुरों और बनियाओं का वर्चस्व, इस देश के कोर्ट कचहरी में उनका वर्चस्व, और इस वजह से भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जज साला ऐसा फैसला देते हैं। वो अपने ही अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो इस देश के लोगों को क्या घंटा देंगे। बहुत बड़े अफसोस की बात है। वो स्वतंत्र है अपना फैसला सुनाने के लिए। 134 आर्टिकल अगर नहीं पढ़ा है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के तमाम वो ब्राह्मण जज साला अच्छे से पढ़े तो सही एक बार। और अगर उनको ऐसा डर लगता है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी तो आर्टिकल 1453 को ढंग से पढ़े कि उनके अधिकार में क्या है। लेकिन नहीं पढ़ेंगे, जानबूझकर वो नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऊंची जाति के हैं और भारत को ऐसे ही इसी दिशा में लेकर के चलाना चाहते हैं ताकि इस देश की जनता भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और वो हालत में चलती रहे। पॉलिटिक्स वाला अगर कहता है कि हिंदू खतरे में है तो मोहन भागवत जैसे और ये जो तमाम धार्मिक संगठन है वो भी उसी आवाज को बुलंद करते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनको 100% सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए वो नहीं बोल पा रहा है। तो मेरे देशवासियों, ये गंभीर समस्या है इस देश के लिए, भारत के भविष्य के लिए, क्योंकि जो लोग न्याय व्यवस्था में बैठे हैं साला अगर वही हरामखोर हो जाए तो कहां से इस देश के लोगों को न्याय मिलेगा। कहां से न्याय मिलेगा। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में या भारत की कोर्ट कचहरी की भाषा अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया कि इस देश के यदि ब्राह्मण जज कभी इस बात को नहीं समझेंगे तो इंटरनेशनल दबाव इस देश पर बनना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले इस देश में जिनके पास पैसा था वो पढ़ लिख पाए और सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणों को बैठा दिया। पॉलिटिक्स, धार्मिक फील्ड, इस देश का आर्थिक फील्ड पूरा का पूरा इस देश के ऊंची जाति लोगों के पास, और न्याय व्यवस्था भी। यदि आप कितना भी तवे पे पिछवाड़ा पटक दोगे तो आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो बैठे हुए ब्राह्मण जज है वो किसी के हक में फैसला नहीं सुना सकते क्योंकि वो संविधान को नहीं मानते। और अगर मानते होते तो मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा 134A और 145(3) को कि वो अच्छे से पढ़ ले, लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो ऊंची जाति के हैं।